साहित्यकार, उनके मित्र, शुभेच्छु, आए हुए सभी पत्रकार बंधु, आज मैं उनका इस मंच से उनके परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, उनको गए 1 वर्ष बीत चुका है, 1 वर्ष बीत चुका है। उनकी पुण्यतिथि को बीते 15 दिन पूर्व ही उनकी पुण्यतिथि बीती है। संयोग से मूर्ति का अनावरण उस समय नहीं हो सका। आज उन लोगों ने मूर्ति का बहुत ही भव्य अनावरण किया है और इस शुभ अवसर पर यहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन उनकी ओर से हुआ है। सबकी सहमति से आज का ये कार्यक्रम 2 सत्रों में चलेगा। पहला सत्र होगा स्वर्गीय गुरु नारायण सिंह राई के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी रचनाओं पर चंद शब्दों में जो जानकारी साहित्यकार मित्रों को, उनके दोस्तों को, बंधुओं को है, उसके आधार पर पहला सत्र का संचालन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर होगा और दूसरा सत्र उनको समर्पित कवि सम्मेलन। बंधुओं, पहले सत्र के लिए मैं मंच पर बैठे हमारे ध्रुव बाबू के बहुत ही करीबी साथी रहे, उनके लंबे समय तक उनके सहयोगी रहे, पूर्व प्रधानाध्यापक कपिलेश्वर यादव जी का नाम मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आज की अध्यक्षता, पहले सत्र की अध्यक्षता वो करें। मैं इसका समर्थन करता हूं। अब मैं सत्र का उद्घाटन स्वरूप आज जो हमारे पहले वक्ता हैं, ध्रुव के करीबी रहे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके सभी कार्यक्रमों में साथ भागीदारी निभाने वाले श्री सुरेंद्र भारती जी, मैं अनुरोध करूंगा कि चंद शब्दों में आप ही इस पहले सत्र का अपने शब्दों से उद्घाटन करें। श्री सुरेंद्र भारती। मंचासीन मंच पर उपस्थित मिश्रीलाल बाबू, मुन्ना जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, सुरेंद्र जी और उसके नीचे प्रद्युमन बाबू, जो अनावरण के बारे में मुझसे बताया कि उनका टाइम पंडित जी फिक्स कर दिए थे, तो फिक्स टाइम कर दिए थे और इन लोगों ने भी जो आमंत्रण हम लोगों को दिया उसमें 10 साढ़े 10 का टाइम फिक्स था, लेकिन दीपक ढंग से हम लोगों को नहीं कह पाया कि कल है 10 बजे सर। अगर कह देते कि नहीं 10 में ही, 10-15 में ही, 10-12 में ही पंडित का फिक्स है तो हम लोग उसमें भी पहुंच सकते थे। तो हम लोगों से इसीलिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, लगभग सभी की ओर से मैं कह रहा हूं। ध्रुव नारायण सिंह राय क्या थे? अगर मैं उनको एक लाइन में बोलूं तो यही कहूंगा, उनका नाम था ध्रुव नारायण सिंह राय और उनकी कृति राय से उनको पर्वत बना। उनकी कृति पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेश में भी, आप नेपाल चले जाइए, ध्रुव बाबू का नाम लीजिए, चाहे काठमांडू में, चाहे विराटनगर में और नेपाल के जितने शहर हैं वहां में भी, और सुने कि वहां जो विद्वान लोग आए थे फॉरेन से भी, इंग्लैंड से, अमेरिका से, रूस से, उन लोगों ने इनकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी और ध्रुव नारायण से मेरी बातचीत होती रहती थी। तो यह विश्व लेवल का महाकवि थे। इन्होंने जो खंड काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा, गजल लिखा, कविताएं लिखी, बहुत सारी कृतियां इनकी हैं, इनका आलेख भी है बहुत तरह का। और इस सभा में, इस जगह में क्या कहूँ, इनका लिखा हुआ महाकाव्य है आपको द्वापर गाथा। द्वापर गाथा आप लोग महाभारत पढ़े होंगे और महाभारत में जो एक चरित्र है उस पर इन्होंने भी लिखा है उसके बारे में। तो उस समय का जो परिवेश था, उस समय का जो वातावरण था, उस समय का जो कार्यकलाप था लोगों का, उसको इन्होंने अंगूठा बोलता जो खंड काव्य है उसमें दिया है एकलव्य का।
एकलव्य को किस तरह से सताया गया, किस तरह से उनको अंगूठा उसका काट लिया गया, और वह दलित का, शोषित का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बारे में उन्होंने लिखा, खंड का अंगूठा बोलता है। और महाकाव्य जो भी लिखे हैं, या तो कविता में लिखे हैं, दोहा में लिखे हैं, सवैया में लिखे हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं और जितने भी महाकवि हुए हैं सब, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। इन्होंने कैसा लिखा? इन्होंने, आप लोग नई कविता पढ़ते होंगे, सीधी सादी शब्दों में मैं बोलूं, नई कविता पढ़ते होंगे, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, मेरा लगा है ठीक इसी तर्ज पर सीधी आवाज में मैं पढ़ता, क्योंकि लक्षणा पंजोड़ना का अगर मैं वर्णन करने लग जाऊं तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने सुना होगा। और उसी पद्धति पर इन्होंने एक महाकाव्य लिख दिया जो अभी तक विश्व में किसी ने नहीं लिखा, और इनकी बुरी बुरी प्रशंसा की गई। मुझे याद है, मैं गया था खगेंद्र ठाकुर के यहाँ भूमिका लिखाने के लिए। उन्होंने चंद मिनटों में, कहा जाए आधा घंटा में, पूरी पांडुलिपि को पढ़ा, समझा, और सिर्फ गुरु बाबू के मुंह को देखते रहा। मैंने कहा कि क्या देखते हैं सर? खगेंद्र पांडे कहा, मैं देख रहा हूँ इनके चेहरे, मैं देख रहा हूँ और परिलक्षित कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि यार तो बहुत बड़ा विद्वान होगा, ऐसा किसी ने नहीं लिखा, मैं ऐसा भूमिका लिखूंगा। और उन्होंने भूमिका लिखा, और इतना अच्छा लिखा कि नहीं कहने से द्वापर गाथा जिनके पास हो आप लोग देख लेंगे। तो मैं जैसी वक्त आपका नहीं लूंगा। इनका जो प्रकाशित कृति है, दो अंगूठा बोलता है, उसके बाद महाकाव्य, द्वापर गाथा, और तीसरी अंग्रेजी की जो पुस्तकें हैं उसका नाम है मिरर ऑफ लाइफ। ये तीनों प्रकाशित है। बाकी जो प्रकाशित नहीं है वो है टुकड़ा टुकड़ा सब, गांव की औरतों की कोरस, एहसान है सफर, आईना एक हकीकत, गदर संग्रह, जो प्रकाशित नहीं हुआ है। अनुगुण गीत है, रमणीय आलेख है, किंग मेगाफोन अंग्रेजी कविता है। यह प्रकाशित कैसे? इसके लिए मेरे विचार में, और आप लोगों का भी हम विचार चाहते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए। दीपक है, इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, पक्को बाबू है, मिश्री बाबू है, मुन्ना जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, शंभू जी हैं, पंकज जी भी कुलारे हुए हैं, भारतीय जन लेखक के सचिव, महासचिव, जिनकी पत्रिका निकलती है आकांक्षा, ये भी आए हुए हैं। तो एक कमेटी बनाई जाए, और कमेटी बना के जो अप्रकाशित पुस्तकें इनकी पांडुलिपि रह गई है उनको प्रकाशित किया जाए। क्या मैं, आप लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए या ताली मिला के हमको सहमति दीजिए। तो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? दूसरे तत्व में मैं आपका बहुत वक्त नहीं लूंगा, इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय साहित्य, जय महाकवि दिवंगत गुरुनारायण सिंह राय हमारे गुरुदेव रहे हैं। उनके अवसर पर पधारे हुए सम्मानित हमारे गुरुजन, हमारे गुरु रहे अभी कपिलेश्वर बाबू, श्री मिश्रलाल बाबू, और मुन्ना जी, और डॉक्टर साहब जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और सभी सम्मानित प्रद्युमन बाबू और सभी सम्मानित गण। मैं ये है कि मैं जब आया तो बहुत जगह मैंने त्रिवेणीगंज में तलाश की जो कहाँ पे हॉस्पिटल का होना चाहिए जगह, लेकिन संजोग से ऐसा था जो सर के ही मकान में मैं आया, और ये मेरा सौभाग्य है जो सर से बहुत 3 साल तक तो उनके संपर्क में रहा, और मैंने पाया उसके अंदर जो थी, बहुत लोग कमाते हैं, अपने बाल बच्चे के लिए कमाते हैं, सारा चीज रखते हैं, अपने सुख भोग के लिए रखते हैं, जो बुढ़ापा में कहीं कमी न हो जाए। लेकिन मैंने देखा जो उन्होंने, जो गरीब तबके के व्यक्ति थे, उनके जो जन मजदूर थे, उनको ला करके वो कहते इसका देखो, इसको क्या परेशानी है, इसका इलाज करो।
जो हकीकत है। और जब इलाज हो जाया करता था तो मैं बोलता था जो इसका कुछ जो पैसा है या जो दवाइयाँ है जो कंपाउंडर उसको बोलते थे, बोले नहीं नहीं ये तो हम देंगे। तो इस तरह का उनका व्यवहार था। और एक नहीं कितने पेशेंट के साथ, कितने लोगों के साथ जो मान लीजिए मैं जो देखता था उस हॉस्पिटल में जो सर लेके आते थे, बाद बाकी कहीं अगर कोई भर्ती रहता था तो कुछ ऐसी बातें थी जो मुझसे एडवांस में रुपया मांग लेते थे जो उसको भेजना है। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बहुत कम समाज में होते हैं। जीते तो सब अपने लिए, कौन नहीं जीता है, अपने बाल बच्चे के लिए बहुत सारा चीज सोचते हैं कि कितना धन हो जाए, कितना मकान हो जाए। लेकिन वैसे व्यक्ति जो अपना तो किए ही, लेकिन समाज के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए जो किए, साथ ही साथ उनकी रचना जो थी बहुत कनिष्ठ। मैं कहा करता था कभी, सर आप जो लिखते हैं वो बहुत समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। तो वो बाद में उनकी जो लेखनी है मैं जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा जो अंदर में था, जो अंगूठा बोलता है वो अपने दिमाग में ये लगाए, कैसे उस शीर्षक को वो महाभारत से निकाल के लाए। जो गरीब व्यक्ति, जो नीच व्यक्ति, जो हरिजन वर्ग से थे, जो एकलव्य थे, उसको जो है उसका अधिकार जो है अगर उसको मिल जाता, इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य जो है उस समय में उनका अंगूठा ही कटवा लिए, जिससे जो है अर्जुन की विजय हो जाए। तो ये सब को उन्होंने खोजा, ये शीर्षक उन्होंने खोजा। एक बहुत मार्मिक पहलू है, उसको जब पढ़ेंगे तो उसको जानकारी उसमें मिलती है। तो ये हमारे गुरुनाथ सिंह राय जी में थे, जो उनके व्यक्तित्व जो था मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। साथ ही साथ वो निस्वार्थ भाव से किसी का जो करते थे सेवा। और संजोग की बात है, जिस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा उसके रात में 10 बजे रात में हमारी मुलाकात होती है। मैं बीपी भी नापा, सब कुछ किया। और सर बोलते हैं, हंस करके बोलते हैं, और बहुत आदमी थे, 2-4 आदमी थे बैठे हुए 10 बजे रात में, बोले देखो तुम मेरे मकान में रहो या नहीं रहो, लेकिन मैं तुम्हारा प्रचार करता रहूंगा। क्योंकि उन्हें एक भावना नहीं थी जो जब तक तुम्हारे पास मेरे पास है ये, तब तक मैं इसका जो है, लेकिन हम मुझ में उनको थोड़ा सा विश्वास भी जगा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो मैं उनके व्यक्तित्व से जो सीखा हूँ, जो घृणा जो है, घृणा किसी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। बस 2-4 लाइन के बाद मैं समाप्त करूंगा। घृणा जो है, हेट जिसको बोलते हैं, वो किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो मेरा मानना, और बहुत सारे लोगों से, जो सर से भी जो हमारी बातें होती थी, किसी भी व्यक्ति से अगर किसी प्रकार की घृणा आप करते हैं तो ये पढ़े लिखे या किसी व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं होता है। इसी में एक संदर्भ मेरी जानकारी में जो पढ़ने के बाद मिला है, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो जर्मनी और बेल्जियम, उसमें जो है जर्मनी जो है जीत गया। बेल्जियम वाले जो जितने भी सैनिक थे वो जो है उसको बहुत सारा दुराचार होने लगा, क्योंकि जो जीत जाता, जिसकी सत्ता आ जाती है तो वो तो ऐसा करेगा ही। इसी क्रम में एक जर्मन का जो बेल्जियम का जो सैनिक था वो घायल था। तो उसी समय एक समाज सेविका थी मुग्धा यूरस, जो समाज का सेवा करती थी, और जो बेल्जियम था, जो सैनिक घायल था, उसका वो जो है उपचार करती थी। तो उन्होंने देखा कि जो जर्मन का जो सैनिक है वो घायल पड़ा हुआ है। उसको देख करके तत्काल उसको घृणा हो गया, नहीं ये तुम्हारे दुश्मन का, जो हमारे देश पे चढ़ाई करके ऐसा किया, उसका सैनिक है ये। लेकिन जैसे ही थोड़ा देर निकली आगे, उसका जो अंतरात्मा थी वो जवाब दिया नहीं। अभी वो एकदम लाचार बेबस है, और वो लौट करके उसका सेवा करने लगी। तो ये घृणा जो है, उसके मन में जो दुश्मन का सैनिक है उसको उन्होंने त्याग करके और उनकी सेवा किया। ये बात जो है बहुत बड़ी बात है। आप घर, समाज और कहीं भी रहते हैं तो यही है, जो घृणा त्याग करके किसी व्यक्ति से सौ प्रेम मिले। और ये सब जो है अपनी सामाजिक व्यवस्था की बात है। और बहुत सारे हमारे गुरुजन हैं और कवि सब हैं, सब उनकी बात को सुने। इसी वक्तव्य की मैं बात विराम देता हूँ। धन्यवाद। उनके मानवीय गुणों एवं उनकी संवेदना बातें कही। अब हमारे बीच उपस्थित हैं जन लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री महेंद्र नारायण पंकज जी। इन्होंने प्रणव नारायण, मैं अनुरोध करता हूँ
है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। जहाँ साहित्य होता है वहाँ विचार होते हैं, जहाँ विचार होगा वहाँ मानवीय मूल्य रहेंगे। तो साहित्य की चिंता न्याय से है, साहित्य की चिंता मानवीय मूल्य से है, और कविता की चिंता हमेशा दर्द से रही है। कविता हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति के दिल में संवेदना पैदा करे, उसे ही कविता कहते हैं। राय जी की कविता में किसान भी थे, मजदूर भी थे, नौजवान भी थे, और उन सबके दर्द को उन्होंने अपनी कविता में रोया था। और कई पत्र पत्रिकाओं में वे छपे भी। संगठन में मेरे साथ रहे और साहित्यिक संगठनों को जनता से जोड़ने का भी उनका साथ मिला था। निश्चित तौर पर उनको अभी कुछ दिन और रहना था। उनकी कई किताबें और प्रकाशित है मेरी ही सौजन्य से, और जन स्वराज प्रकाशन नई दिल्ली से उनकी कुछ किताबें छप रही है। मैंने परिचय कराया था और उनकी मंशा थी कि 4 किताबें छपेंगी, एक बड़ा आयोजन करेंगे। वो सपना अधूरा रहा। और खुशी की बात यह है कि लड़का जब सुपुत्र होता है अपने पिता के आदर्श को आगे ले जाता है। दीपक भी रचनाकार है, यह भी लिखता है और वह धन्यवाद का पात्र है कि उसने अपने पिता की साहित्यिक पिता की मूर्ति की स्थापना कराई। उनकी पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा दिल्ली से। कभी कभी व्यवधान होता है तो दीपक मुझसे भी संपर्क करता है, मैं भी प्रकाशक से संपर्क करता हूँ। तो उनके जो अधूरे सपने हैं उन सपनों को साकार करने के लिए उनका पुत्र भी आगे है। आज के समय में पिता के जाने के बाद पुत्र पिता को याद करे और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाए, यह कम ही देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर गुरुनानक सिंह राय महाकवि थे और उनकी कई किताबें प्रकाशित हुई थी और जो शेष बची थी उनका प्रकाशन का कार्य प्रगति पर है। आने वाले दिनों में आम जनता के बीच उनकी किताबें आएंगी, लोकार्पण होगा और हम सब मिलकर उनके सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय साहित्य, जय जन, जय खक्सा, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद पंकज जी, आप लंबे समय तक उनके सहयोगी रहे हैं और आज भी उनकी जो रचनाएं हैं उसमें उनके सुपुत्र दीपक जी को सहयोग कर रहे हैं। आपने उनके विषय में जो कारगर बातें कही और जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, आशा जताई, उसके लिए आभार। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं भाजपा के जिला स्वर्गीय ध्रुव नारायण सिंह राय की प्रतिमा के अनावरण के शुभ अवसर पर इस समारोह के अध्यक्ष कपिलेश्वर बाबू और कप्पू बाबू, मंच पर उपस्थित पूर्व प्राचार्य अभिभावक स्वरूप नसरीलाल यादव, इस समारोह के संचालनकर्ता चिकित्सक डॉक्टर विश्वनाथ सराफ जी, मंच पर उपस्थित सुरेंद्र यादव जी, यहाँ जिस सानिध्य में
स्वर्गीय ध्रुव नारायण सिंह राय जी आगे बढ़े, समर्पित हो गए। माननीय प्रद्युमन बाबू, यहाँ उपस्थित डॉक्टर N.K. यादव, अनिल बाबू, भारती जी, शंभू बाबू एवं सबसे बधाई के पात्र उनके पुत्र संजीवी दीपक, जो मरणोपरांत इस तरह की हिम्मत और जज्बा रखते हैं अपने पिता को, कृति को, लेखनी को आगे रखने की। यह जो उनकी अनुभूति है सदा लहराता रहेगा। यह बहुत बड़ी बात है। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत लाभ है पिता से, माता से, चाचा से, दादा से, दादी से। जब तक रहते हैं तब तक तो गुणगान किया जाता है और मरणोपरांत धीरे धीरे उसका नामो निशान मिट जाता है। उस चीज को चिरंजीवी दीपक और उनके परिवार जो आगे बढ़ा रहे हैं वह काबिल तारीफ। इस समारोह में सबसे ज्यादा जुड़े रहने वाले शिक्षाविद, कवि और जितने भी प्राचार्य सानिध्य में थे, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। इस कड़ी धूप में भी स्वर्गीय ध्रुव नारायण सिंह राय के प्रतिमा के अनावरण के शुभ अवसर पर उनको रहा नहीं गया और समय उपस्थित हुए। मैं इस समारोह के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ध्रुव नारायण सिंह राय से बहुत कम समय में हम जुड़े थे। जब मैं त्रिवेणीगंज आया 2000 के बाद मैं उनसे जुड़ा। जानते पहले थे, मैं यहाँ पढ़ा नहीं, मैं भागलपुर में शिक्षा प्राप्त की, इसलिए इनके कृति को, इनके लेखनी को मैं नहीं जाना। लेकिन जब आया तो बराबर संपर्क में रहा और बार बार मिलते रहते थे कि मुन्ना जी, मैंने ये संस्करण लिखा है, कैसे आगे जाएगा, हम लोग जरा इस पर विचार करें। जो हम लोगों को होता था हम बात करते थे। अभी भारती जी उनके संस्करण को छपने की बात रखे। मैं सारे बुद्धिजीवियों और कवि और विद्वान जितने भी यहाँ उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं भी हैं, उनसे सारा निवेदन है कि कोई बड़ी बात नहीं, कमेटी तो ठीक है और जितने सदस्य में कम कमेटी मिलके अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छी चीज होगा और एक विद्वता की लकीर आगे जाएगी। हमारे जितने भी विद्वान आएंगे अभी हैं, इनसे उनको सीख मिलेगी। जो इनके संस्करण को हम लोग छपवा के वितरण करेंगे। आप लोग गार्जियन तुल्य हैं, हमसे जो भी होगा, जो आदेश करेंगे मैं पालन करूंगा। इसलिए आप भारती जी बहुत अच्छा प्रस्ताव रखे। आप प्रस्ताव रखे थे कि त्रिवेणीगंज में जहां उनका आवास है उस गली को ध्रुव नारायण सिंह गली रखा जाए। हम लोगों ने मिलकर उस गली को अभी तक बरकरार रखे हैं, रखे रहेगा और आगे बढ़ेगा। सबका उन्होंने सहयोग रहेगा तो होगा, ये रहना चाहिए। कुछ दिनों के बाद अभी जो हमारे आने वाले बच्चे हैं शायद भूल जाएंगे। अगर वह पथ लिखा रहेगा, अगर यह प्रतिमा यहाँ है तो 25-50 साल बाद भी पूछेंगे ये कौन है, ये कौन थे, तब हम लोगों में से कोई बताएंगे ये थे। यह चलता रहेगा और ऐसे विद्वता वाले लोग का, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसे सोशल व्यक्ति को रखना चाहिए। यह हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी होती है। उनके जितने भी लेखन है, जितने भी कृति है, जितने भी उनका काव्य है, वह उसके विषय में आप लोग बता ही रहे हैं और आगे बताइएगा। उनकी सामाजिक, मैं उनके सामाजिक परिवेश पर थोड़ा ये बताना चाहता हूं कि ध्रुव नारायण सिंह राय कोई एक पार्टी, कोई किसी भी ऊंच नीच, दलित या ऊपर कास्ट या मध्यम, सबसे समान विचार रखते थे। उनके मन में ये कभी नहीं था यह छोटे हैं, ये बड़े हैं, सबको साथ लेके चलते थे। कभी कभी बात होती थी, मोटरसाइकिल लेते थे और बहुत स्पीडली निकलते थे। हम पूछते थे, सर इतना तेजी से मत चला जाए। अरे क्या हुआ है हम मुन्ना जी, अभी वो जज्बा है। देखिए बहुत
उनकी जो दिल की, उनकी जो मन की ये थी कि नहीं, मुझे क्या हुआ है, मैं भी रहूंगा, चलूंगा। तो ये उनकी ज्यादा है जो हम लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं और उनके सारे कृत्यों को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। समय तो बहुत कम है, हमको चंद शब्दों में डॉक्टर साहब आदेश दिए हैं कि चंद शब्दों में अपना उद्बोधन दें। मैं क्या बताऊं, उनका जितना भी प्रशंसा करूं वह बहुत ही कम है। मैं उससे ज्यादा क्या कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुन्ना जी। आज स्वर्गीय महाकवि ध्रुव नारायण सिंह राय प्रतिमा आवरण में उपस्थित मेरे गुरुवर और आज इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं कपिलेश्वर बाबू, उपस्थित गुरुदेव श्री मिश्री बाबू, मंच पर उपस्थित डॉक्टर साहब सुरेंद्र बाबू और सभा में उपस्थित प्रद्युमन बाबू, प्रेम बाबू, मुरलीधर बाबू, सभी को आज की इस सभा में हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आज अनावरण, प्रतिमा अनावरण के बाद महाकवि ध्रुव नारायण सिंह राय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा हो रही है, उसी कड़ी में मैं 2-4 शब्द रखने जा रहा हूँ। कवि का जीवन कोई साधारण और सामान्य जीवन नहीं होता है। कवि बनना आसान है, पर कवि के रूप में जीवन निर्वहन करना अत्यंत ही कठिन और पीड़ादायक होता है। असमय उनका निधन हिंदी जगत के साथ साथ हमारे इस समाज में भी अपूरणीय क्षति हुई है, जो हम लोग वर्षों तक पूरा नहीं कर पाएंगे। शायद ही कोई होंगे या कोई उसी रूप में आएंगे और हम सभी का पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। वे अपनी रचना के माध्यम से समाज को, खास करके वंचित समाज को जो दिशा निर्देश देने का कार्य कर रहे थे, वह केवल लेखनी में ही नहीं था, बल्कि उन्होंने उस लेखनी को अपने जीवन में भी उतारने का काम किया, जो सबों की बस की बात नहीं है। लेखनी करने के लिए तो लेखनी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन उसको खुद अपने जीवन में उतारना बहुत ही कठिन और दुखद होता है। साहित्य में अनेक बड़े बड़े विद्वान और महान लेखक हुए, शायद लगता है उनमें से महाकवि ध्रुव नारायण सिंह राय भी एक थे। वे यदि साहित्य जगत में उपेक्षित नहीं होते, यदि वे ये कस्बे, ये गांव में नहीं होकर के किसी बड़े बड़े शहरों में या उच्च पद पर होते, तो आज निश्चित रूप से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोहा मानते। उनकी विद्वता की लोहा तो विदेश में, देश और विदेश में भी मान ही चुके, लेकिन शायद लगता है मुझे कि और आगे तक निश्चित हो जाते। जिस तरह से अंगूठा बोलता है और महाकाव्य द्वापर गाथा में वंचित समाज के साथ समाज में एक कुप्रथा और कुरीति का जो उन्होंने उद्भेदन किया है, उसको अपने जीवन में उतारने का और अपने समाज में उतार कर उसे प्रेरित करने का काम किया है। तो हम लोग उनसे हर समय प्रेरणा लेते रहते हैं और उनकी चर्चा भी करते रहते हैं कि सर जो बोले, जो कहे और जो लिखे, उनको सदा उतारने का प्रयत्न किए और उतारे, हम लोगों का भी मार्ग को प्रशस्त करते रहे। तो आज मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सदैव वो हम सबके दिलों में रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ध्रुव नारायण सिंह राय की प्रतिमा के आवरण पर जो आज आयोजन हुआ है, उनके माननीय अध्यक्ष समाजवादी विचारधारक और पूर्व प्रधानाध्यापक और समाजसेवी श्री कपिलेश्वर प्रसाद यादव, साथ ही हमारा राष्ट्र अखिल भारतीय जन लेखक संघ के सचिव महेंद्र नारायण पंकज
और इस समाजवादी धरती के नेतृत्व करने वाले हमारे स्वर्गीय अनु बाबू के साथ सदैव समाज की सेवा करने के लिए, समाज के लिए सारी तन मन धन से समर्पित रहने वाले हमारे प्रदुमन बाबू, लीला बाबू, प्रेम बाबू और जफरखा ग्राम के वासी सबों ने सदैव समाज की सेवा में तत्पर रहे। उसी समाज से और इसी त्रिवेणीगंज की धरती से हमारे ध्रुव नारायण सिंह राय ने जो साहित्य जगत में काम किया है उस पर लोगों ने बखान की है। साथ ही चिकित्सा जगत में अपनी नाम और विचार को रखने वाले हमारे आज मंच के संचालक डॉक्टर साहब, इनका भी योगदान ध्रुव नारायण सिंह राय के साथ कम नहीं रहा। हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी और हमारे आज के चर्चित कवि शंभू बाबू जो रंगनाभ जी के नाम से कोशी में तो प्रचलित हैं, यहाँ के स्तर में जाने जाते हैं। हमारे लंगोटिया साथी भारती जी, हमको लगता है कि सारे साहित्यिक जगत में चाहे अररिया हो, कटिहार हो या पूर्णिया हो, जहाँ हो, हमेशा ये चर्चित रहा करते हैं। और साहित्य की चर्चा हमारे आजकल शंभू बाबू के साथ किया और डॉक्टर साहब के साथ किया करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये लोग जो चर्चा करते, लेकिन जब ध्रुव बाबू रहते थे तो अति खुशी होती थी। उन्होंने क्या रचना की, क्या नहीं की, इस पर सारे कवि और लेखक विरह चर्चा करते हैं। मैं तो कवि नहीं रहा, लेखक नहीं रहा, लेकिन उनका की एक खंड काव्य को बार बार उनकी प्रेरणा से मैंने पढ़ा, समझा और बार बार वो पूछते थे, अनूठा बोलता है, आपने उनको समझा? हमने एक दिन कहा, ध्रुव बाबू बहुत अच्छी तरीके से मैंने उनको समझा ही नहीं, उस पर मैंने गहन चिंतन भी किया। आपने साधारण चीज नहीं लिखा। अनूठा बोलता है उस जिस काल में हमारे समाज को बहिष्कृत किया जाता था, उसका आज आपने जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस खंड काव्य की रचना की, जिसका आज ज्वलंत उदाहरण है द्रौपदी मुर्मू, जो महामहिम हमारे राष्ट्रपति हैं। तो उनके चिंतन साधारण नहीं थी, बहुत गहरी थी और बहुत संवेदनशील थी। उतना हम लोग नहीं सोच पाते हैं, उनकी लेखनी पर उतना हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं। इसको हम एक छोटा सा उदाहरण से बता सकता हूँ। एक लक्ष्मी नारायण यादव ड्रेसर थे हमारे हॉस्पिटल में, तो वो कहा करते थे, जटाशंकर दत्त जी बहुत बड़े विद्वान हैं। हमको एक दिन, 2 दिन, 4 दिन कहते, एक दिन हमको बड़ा गड़बड़ लगा तो हमने कहा, हे लक्ष्मी बाबू कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? कल के 5 क्लास तक। कल के MA की कॉपी आप ही जांच देते हैं। तो हम तो गणित के शिक्षक हैं, हम तो उतने साहित्यिक जगत के साहित्य की जानकारी नहीं है, इसलिए उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन मेरे बूते से बाहर की बात है। और सिर्फ एक ही शब्द में जानता हूँ मैं, ध्रुव नारायण सिंह राय एक महान और महाकवि थे और उनकी रचना इस धरती पर तब तक समसामयिक रहेंगे जब तक ये धरातल रहेगा, इतना ही मैं जानता हूँ। जहाँ तक उनके साथ काम करने की बात थी, हम वैसे वो कहते थे, आप नहीं जानते, हमारा उम्र बहुत है, उम्र से हम आपसे सीनियर है, लेकिन मैं आपको सीनियर मानता हूँ। चाहे वो मुझे सीनियर मानता हो या जूनियर मानता हो, प्रेम के भय से वो जो कहा करते थे मैं करता इसलिए था जो वो समाज के लिए कितने सोचते थे, रचना पर कितने सोचते थे, वो कितने विचारते थे। भारती जी ने कहा, वो गजल लिखा, उन्होंने ये शेरियां की बातें लिखी, ये खंड काव्य लिखे, ये महाकाव्य लिखे, हमको बड़ी लिखते थे। वो खुशी होती थी मुझे जब अनूठा बोलता खंड काव्य का जो उनको विमोचन करना था। हमारे स्वर्गीय मान क्या कहते हैं, भेसी साहब महावीर बाबू आए थे और स्वर्गीय बेचू पासवान के टॉकीज में इनका जो आवरण किया था, तो जहां तक बन पाया था शंभू बाबू है सामने में,
हमने आर्थिक सहयोग लोगों से भीख मांग मांग के चंदा कर करके किया था, अब करने का काम करते रहा है। आज भी उनकी जो लिखी हुई रचनाएं हैं या संभवों से जो बातें होती हैं, ये भी बहुत गंभीर बात सब करते हैं। तो मैं क्या कहूँ, भारती जी की बात कहूँ कि सुबोध बाबू को कहूँ कि अरुण बाबू कहूँ कि तरुण बाबू को कहूँ, हमारे त्रिवेणीगंज की धरती साहित्य जगत में उर्वरा रहा है, उर्वरा रहेगा, जैसे अभी कहा कि दीपक भी काम कर रहा है। और इन लोगों से मैं निवेदन करूंगा, और हमारी एक बात मैंने कहने के लिए छूट गया कि यहाँ हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, साथ ही यहाँ की हमारी महिलाएं हैं, बहन भी हैं, बेटियां भी हैं, बहू भी है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे धरती पर इन लोगों को ध्रुव बाबू से ज्यादा उनकी रचनाओं से प्रेम और श्रद्धा है। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग हमेशा जब बैठते हैं, कभी बात जब बौद्धिक होती है, तो ध्रुव बाबू की चर्चा शायद ही कोई दिन होगा जो छूट जाता है। प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी बहाने उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसलिए ध्रुव बाबू हम लोगों के बीच से गए नहीं हैं, ध्रुव बाबू हम लोगों के बीच में हैं, नर और नारी, और जितने भी हमारे पुरुष हैं सबके वर्गों में उन्होंने अपनी लेखनी दे के गई है, अपनी सोच को दे के गया है, अपने विचार को दे के गया है। वो हम लोगों के साथ रहेंगे। हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों को उनके पथ पर चलना चाहिए। इसलिए अभी हमारा समाज, हमारा देश या मानव का जो अवमूल्यन हो रहा है, यह कैसे कम से कम अस्थिर रहे और यह अवमूल्यन न हो, इनकी रचना के द्वारा या अन्य कवियों की रचना के द्वारा इसमें जो बुराइयां आई है, जो त्रुटियां आई है, हम लोग प्रयास करेंगे दूर करने का। साधारण द्वापर गाथा काल है, दिखे शब्द मेरठ ध्रुव बाबू का साधारण नहीं है। या कोई कविते जो लिखते हैं कि भारती जी या कि अरुणाभ जी, जब उसको पढ़ते हैं तो लगता है ये लोग सच्चा चित्र समाज का प्रस्तुत कर रहा है, लगता है ये लोग व्याकुल है समाज के लिए। अब व्याकुल रहते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भौतिक रूप से उतना नहीं कर पाते हैं जितना ये लोग मानसिक रूप से समाज में लोगों के बीच देते हैं। तो हमारी भाई का, बंधुओं का, हमारे समाज के लोगों का, बहनों का, बेटियों का, बहुओं का, सारे लोगों का एक चेतनशील प्राणी के नाते चेतना के रूप में उनकी साहित्यिक बातों को लेकर के समाज में हम रखें और सुंदर समाज बनाने का काम करें। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ध्रुव सिंह की या अन्य दिवंगत कवियों की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनकी कृतियों को हम लोग आत्मसात करके समाज में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय कबीर, जय साहब।